हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की पहली क्लास में। ये प्रॉपर क्लास होने वाली है। जो इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा था माइंड मैप का, वो थोड़ा ऐसे ही था। मतलब वो एक तरह से हम उसे ट्रायल मान सकते हैं। वो सही से रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था उसमें। थोड़ी जो बोलने का जो तरीका था मेरा, वो भी अच्छा नहीं था। और वो एक तरह से फेल्ड रहा। लेकिन ये प्रॉपर क्लास होने वाली है, इसमें अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझाएंगे। और इसमें जो जितना भी सारा मैटर है वो जो परमार सर की फैटमैन बुक है उसका है। और ये जो परमार सर का 4.0 बैच है उसके नोट्स है। तो हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का अध्ययन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। और तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगा में कई सारे सौरमंडल हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। बिग बैंग सिद्धांत क्या है आखिरकार, चलो पढ़ते हैं फिर। तो बिग बैंग सिद्धांत दिया सबसे जोर लेमेत्रे ने दिया 1927 में दिया, और 1931 में ये प्रकाशित हुआ फिर। और बिग बैंग सिद्धांत यह है, ब्रह्मांड के संकेंद्रित पदार्थ का विस्फोट था जो 13.8 अरब वर्ष साल पहले हुआ था। 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत हुआ था। डेट याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। और इससे आकाशगंगाओं, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। जो इसमें आप देख रहे हो, इसमें चित्र में सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक विस्फोट हो रहा है और ये पार्टिकल फैल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड ये है, एक ये मतलब एक सौरमंडल ये है, एक सौरमंडल ये है, एक सौरमंडल ये है। तो ऐसे इससे बिग बैंग सिद्धांत से कई सारे ये जो सौरमंडल है इनका निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत तो ये हो गया। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। कब दिया था? 1927 में दिया था। और फिर ये 1931 में प्रकाशित हुआ। दोनों डेट याद रख लेना आप। तो इसके बाद में नेक्स्ट है स्थिर अवस्था सिद्धांत। तो ये इसमें है, ये तीन साइंटिस्ट थे, फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। इनका नाम याद रख लेना। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, लेकिन इसके औसत गुण अपरिवर्तित है। मतलब कि जैसे यहाँ से, रुको एक मिनट, यहाँ पहले ही यहाँ पे था, अब इसका साइज बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे विस्तार कर रहा है ये। लेकिन इसके जो औसत गुण है ये है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये बस विस्तार कर रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे इसमें आगे ये विस्तार करते जाएंगे, लेकिन जो इनके आप समझो अच्छे से। और फिर इसके बाद में आती है आकाशगंगा। तो तारों, गैस, धूल और काले पदार्थ का एक विशाल संग्रह जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधा रहता है। मतलब आकाशगंगा क्या होती है कि इसमें तारे होते हैं, गैस होती है, धूल होती है और काले पदार्थ, डार्क मटेरियल बोलते हैं जिनको, वो बहुत सारे होते हैं और गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ रहते हैं ये। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, जो इसको हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। नाम याद रख लेना आप, इसको दुग्ध मेखला बोलते हैं। और इसके सबसे पास जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। इंग्लिश में कभी कभी आता है तो एंड्रोमेडा इसका नाम है। ये सबसे निकट में है। और सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई 4.8 अरब वर्ष साल पहले। तो आप अच्छे से याद रखना, 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था बिग बैंग सिद्धांत। और तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। और सौरमंडल की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो ये हुई 4.8 अरब वर्ष पहले। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब गैस और धूल का एक बादल संकुचित हुआ, जिसमें एक घूमती हुई डिस्क बनी, जिसे निहारिका कहा गया। मतलब एक बादल संकुचित हुआ
जिसमें गैस थी, धूल थी, और उससे फिर एक डिस्क बनी जिसे निहारिका कहा गया। तो ये नोट भी पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने का सिद्धांत एडविन हबल ने दिया। तो यहाँ तक हमने कई सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। तो इसमें आपका एक पहले क्विक रिवीजन करवा देता हूँ मैं। बिग बैंग सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेत्रे ने। स्थिर अवस्था सिद्धांत दिया फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने। इसके बाद में जो ब्रह्मांड के लगातार विस्तार करने का सिद्धांत था वह दिया एडविन हबल ने। इसके बाद बाकी कई सारे और सिद्धांत आते हैं। ग्रहाणु सिद्धांत। ग्रहाणु सिद्धांत दिया चैम्बरलेन ने 1905 में। तो इसका नाम है थॉमस क्राउडर चैम्बरलेन, लेकिन आप चैम्बरलेन भी याद रख लेना क्योंकि मेन तो यही है। और इसके साथ जो इसके साथ में दूसरा आदमी था वो था फॉरेस्टर मार्टन। तो इन्होंने ग्रहाणु सिद्धांत दिया था, तो ये याद रखना है। और इसके बाद में निहारिका परिकल्पना, तो ये करी 1755 में इमैनुअल कांट ने। इसके बाद में 1796 में लाप्लास ने। ये बाकी इसका नाम याद नहीं रखना है, लाप्लास याद रख लेना, आप काम चल जाएगा आपका। तो इसने इसको फिर और विस्तारित कराया। और इसमें पृथ्वी की आयु बताई है 4.5 अरब वर्ष। फिर एक सिद्धांत है कोपरनिकस सिद्धांत। ये सबसे पहले दिया गया था। ये दिया गया था 1543 में। ये कोपरनिकस ने दिया था। और ये सिद्धांत बोलता है कि जैसे ये सूर्य है और ये बाकी सारे ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं इसके, ऐसे। ये जैसे ये सबसे पहले बुध हो गया, फिर ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी होगी, ये मंगल हो गया, बाकी सारे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपको इसकी ये डेट भी याद रख लेना, सर ने इसमें दी नहीं है। तो इसके बाद में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं। 8 तो मैन ग्रह और 5 बौने हैं। 8 में से 4 सतही ग्रह और 4 गैसीय ग्रह है। और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86 भाग तो सूर्य में ही है। तो आप समझ सकते हो सूर्य कितना विशाल है फिर। और आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं। तो आकाशीय पिंड होते हैं जो रात में चमकती है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि रात में चमकने वाले वस्तुएं क्या कहलाती है। तो उसमें एक ऑप्शन था। ऑप्शन में एक में था तारामंडल, एक में था आकाशीय पिंड, और ऐसे बहुत सारे थे। मतलब 4 ऑप्शन थे, बहुत सारे तो नहीं थे। तो उसमें कई लोगों ने सिलेक्ट किया तारामंडल को। तो उसमें तारामंडल को सिलेक्ट नहीं करना था, आकाशीय पिंड को, क्योंकि तारामंडल आकाशीय पिंडों में ही शामिल है। तो आकाशीय पिंड 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं द्वीप्त। तो द्वीप्त होते हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है ना, वैसे द्वीप्त पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे तारे। और दूसरे होते हैं अदीप्त। अदीप्त होते हैं, इनके पास प्रकाश खुद का नहीं होता। जैसे हो गया चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। वैसे कई सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, चट्टानी पिंड। तो धूमकेतु के बारे में पढ़ते हैं। धूमकेतु बर्फ से बने बड़े पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन से बने होते हैं ये। तो धूमकेतु किस किस से बने होते हैं? धूल से, चट्टान से, जमी हुई गैसों से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन आदि सारी गैसें होती हैं इनमें बहुत सारी। और जो फेमस है, जैसे हीरो में सब फेमस है, वैसे सलमान खान मैन है उनमें से, शाहरुख खान मान सकते हैं। वैसे धूमकेतु कई सारे हैं, उनमें से हेली धूमकेतु फेमस है। तो हेली धूमकेतु हर 76 सालों में एक बार दिखाई देता है। लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था और अब 2061 में दिखाई देगा। तो जिस हिसाब से हमारी ज़िंदगी चल रही है, ये एसएससी के चेयरमैन साहब ने ज़िंदगी झंड कर रखी है, उस हिसाब से हम तो नहीं देख पाएंगे इसे। इसके आगे पढ़ेंगे हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होते हैं चट्टानी धातुयुक्त और बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और फिर ये देखो, ये है धूमकेतु तारा। तो धूमकेतु के पीछे ये जो लकीर होती है ना, तो
इस वजह से इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं उल्कापिंड के बारे में। क्षुद्र ग्रह से भी छोटे चट्टानी धात्विक अंतरिक्ष पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। फिर इसके ये इनको बोलते हैं उल्कापिंड। जो क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं, चट्टानी होते हैं या फिर धात्विक होते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। फिर ये तो होगी उल्कापिंड। अब उल्का किसे बोलते हैं? उल्का बोलते हैं उल्कापिंड पृथ्वी के मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो जलता है, और जब वह जलता है तो एक लकीर छोड़ता है ऐसी, ये जो दिख रही है ना ऐसी, मतलब आग की आता है उधर से ऐसे सू 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 सू, सॉरी सू 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 नहीं, मतलब आग फेंकता हुआ आता है पीछे, आग आगे आगे वो। तो उस जो आग की लकीर होती है ना, एक लकीर छोड़ता है, उस लकीर को उल्का बोलते हैं। और फिर वो जैसे ये पृथ्वी है, ये इधर से आया और ये ठक ऐसे यहाँ पे ठकोरा खा गया, मतलब टकरा गया यहाँ पे। तो फिर जो ये बच गया, इसका अवशेष बच गया, इसको बोलेंगे उल्कापतित। समझ गए? मतलब कि जब तक ये आकाश में घूम रहा है, तो घूमती घेल चल रही है इसकी, तब तक तो ये है उल्कापिंड। जब ये पृथ्वी की तरफ आया और इसने आग फेंकी तो ये बन गया उल्कापिंड, उल्का बन गया फिर। और जब ये पृथ्वी के टकरा के बच गया जो इसका अवशेष, उसको उल्कापतित बोल देते हैं। तो एक होती है क्वाड्रेंटेज नाम की, जिसमें ऐसे ऐसे जो इस फोटो में दिख रहा है, तो ऐसे कई सारे उल्का हमके गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये होती है जनवरी के महीने में, दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के शुरुआत में होती है ये। आपको अगर दिसंबर देख के रखे ऑप्शन में और जनवरी ना हो तो दिसंबर पे क्लिक करना है, और अगर दिसंबर भी हो और जनवरी भी हो तो जनवरी पे क्लिक करना है फिर। और तारामंडल के बारे में बात करें तो तारामंडल एक समूह तारों का जो रात्रि आकाश में एक पैटर्न या आकार बनाता हुआ दिखाई देता है। मतलब तारों का एक समूह, तारामंडल की सीधी परिभाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि तारों का एक समूह होता है जो जिसकी एक आकृति होती है तथा उसका कोई नाम भी होता है। तो जैसे अब मेन तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो तारामंडल है उर्सा मेजर को ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें बिग डिपर तारामंडल भी है, मतलब बिग डिपर तारामंडल इसमें देखा जाता है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है हमें कि इसे ग्रेट बियर बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं, और इसमें बिग डिपर तारा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कैसियोपिया शर्मिष्ठा के बारे में। तो शर्मिष्ठा इसका नाम है, कैसियोपिया भी इसको बोलते हैं। तो इसका आकार है डब्लू जैसा, ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे। ये येलो कलर सही से दिख नहीं रहा आपको, मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड दिखेगा। ये ऐसे 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 और ये ऐसे, इसका ये वाला आकार है। और जो इसका सबसे चमकीला तारा है उसको बोलते हैं सेडार। और थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। फिर आता है सिग्नस। तो सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जिसका आकार है विशिष्ट क्रॉस आकार। मतलब ये ऐसे 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 है और ये ऐसे है, तो ये ऐसे लगता है क्रॉस के तरह का। इसको धनु भी बोलते हैं क्योंकि ये इस पे ऐसे लगा दें और इस पे ऐसे लगा दे तो ये ऐसे लगता है जैसे धनुष पे तीर लगा रखी है। ये ऐसे की जैसे ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे जैसे ये तीर लगा दी। इसके बाद पढ़ते हैं ओरियन के बारे में। ओरियन का सबसे चमकीला तारा रीगेल है और इसे हंटर के नाम से भी जानते हैं। मतलब ओरियन का नाम हंटर भी है और इसमें जो सबसे चमकीला तारा है वो रीगेल है। तो और ओरियन का आकार ये है, देख लो आप अच्छे से, इससे नहीं दिखेगा, इससे देख लो, ये ऐसे, ये मतलब बड़ा सा अजीब सा ऐसे 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 कुछ तो दिख रहा है, आप देखो अच्छे से ऐसे। इसके बाद में पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा हाइड्रोजन 73% है, इसमें हीलियम 28% है और अन्य गैसें भी है। फिर मतलब इसको हीलियम को हम 25% मान ले, बाकी 2% जो बचता है वो अन्य गैसें हैं।
और पृथ्वी से इसकी दूरी है लगभग आप 15 करोड़ किलोमीटर मान लो। ये पॉइंट में जो चीज़ें दे के रखते हैं ना, वो याद होने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप 15 किलोमीटर मान लो, 15 करोड़ किलोमीटर मान लो। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है 8 मिनट 20 सेकंड में। इसकी सूर्य की सतह का तापमान है 5600 डिग्री सेल्सियस और इसके केंद्र का तापमान है 15.7 मिलियन केल्विन। ये याद रखने वाली बात है कि सतह का तापमान है 5600 डिग्री सेल्सियस और केंद्र का, सूर्य के अंदर जो मेन बिंदु है ना बीच में, केंद्र में, समझ रहे हो ना, दूसरे सेंस में नहीं जाना बात को लेके। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस है। रात्रि के आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकता है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सीरियस है। तो भाई जैसे लोग काम के प्रति सीरियस होते हैं, पढ़ाई के प्रति सीरियस होते हैं, वैसे ये तारा है, तारे का काम होता है चमकना। तो ये चमकने के प्रति सीरियस है, इसलिए सबसे ज़्यादा चमकता है। मस्त है, ट्रिक याद रख लेना। और इसके बाद में पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष लंबाई की एक मापक है जिसका उपयोग दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे हम नापते हैं एक गांव से दूसरे गांव की दूरी, तो हम किलोमीटर में नाप लेते हैं, वैसे एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की दूरी हम नापेंगे तो उसको नापेंगे प्रकाश वर्ष में। कि एक प्रकाश वर्ष होती है कि भाई एक प्रकाश एक साल में कितनी दूर तक जा सकता है। जैसे कि हम टॉर्च जलाते हैं, वो ऐसे बटन चालू करते हैं, फुस से बहुत दूर तक, जहाँ तक उसकी क्षमता होती है वहाँ तक चली जाती है। तो प्रकाश एक साल में कितनी दूर चला जाएगा, तो उसको मापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है इतने इतने किलोमीटर, आप देख लो वहाँ पे। और प्रकाश की सबसे बड़ी मतलब लंबाई की सबसे बड़ी जो मापक होता है, इसका मापने की इकाई होती है, वो होती है पारसेक। और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसके बाद में पढ़ते हैं सौर ज्वाला के बारे में। तो सौर ज्वाला, जैसे मैं आपको शुरू में बताऊं, सौर ज्वाला सूर्य की सतह से ऊर्जा और विकिरण का एक अचानक शक्तिशाली विस्फोट है जो सूर्य के धब्बों, मतलब सूर्य पे जो होते हैं स्पॉट, आप अच्छे से बैच में पढ़ना वहाँ पे समझाएंगे। तो धब्बों के पास मुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा से मुक्त होने के कारण होता है। मतलब जो सूर्य के सतह पे जो वो होते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ऐसे थोड़े डार्क डार्क होते हैं, उनको स्पॉट, सन स्पॉट बोलते हैं उसको। तो उनमें फंस जाती है और फिर जब उनसे मुक्त होती है अचानक से, तो फिर वो एक साथ इतनी सारी रिलीज होएगी एनर्जी, तो फिर विस्फोट होएगा। वो होते हैं, जैसे देखो ये यहाँ पे है सन स्पॉट। सन स्पॉट को हिंदी में बोलते हैं सूर्य कलंक। ये अस्थायी ग्रह के आकार के गहरे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर पाए जाते हैं। ये तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होते हैं जो ऊष्मा के संचार को रोकती है, जिससे वे आसपास के प्रकाश मंडल की तुलना में ठंडे हो जाते हैं। समझे? छोड़ो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अरोरा क्या होती है? अरोरा होती है कि जैसे पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, रुको, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है। तो जो ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे, ये उत्तरी ध्रुव का, ये दक्षिणी ध्रुव का, ऐसे। तो रात के टाइम पे, मतलब हमारी रात हो रही होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी पृथ्वी पे रात हो रही है। तो ना जैसे जब कहीं और रात होती है तो हमारे दिन रहता है, तो जैसे कहीं और दिन रहता है हमारी रात होती है, तो हमारे फिर उत्तरी ध्रुव की साइड रात में जब सूर्य की जो किरणें आती है, वो इस लेयर से टकरा टकरा के ध्रुव की तरफ जाती है, ऐसे ऐसे, ये इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे। और तो ये फिर उससे टकरा के, मतलब जब टकराती है तो ऊर्जा थोड़ी वो होती है ना, उनकी मिलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो फिर ये ऐसी दिखाई देती है ध्रुव पे। और आज की क्लास 20 मिनट होगी, इतनी है, तो कोई ना, मज़े के लिए देख लिया करो।
मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बना रहा हूँ। एक दो और बनाऊंगा, फिर अगर एक 100 150 भी आए तो फिर बनाने लग जाऊंगा।